हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। कैसे हैं आप सब? सबका वीकेंड कैसा रहा? मेरा तो बहुत मस्त था। और आज से 27 ऑफ मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। उसके पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि नेक्स्ट वीक से मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन लेकर आया करूंगी, जिसमें हम करंट अफेयर्स और साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे आधारित जो टॉपिक रहते हैं, जो भी चल भी रहे हैं, चाहे GS 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, 4 मतलब एथिक्स वाला पेपर भी होगा, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट पहले भी किया था और मेरे दिमाग में भी रहा है कि ऐसे को लेकर के भी कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, TOI हो गया, तो उसमें हम देख उन आर्टिकल्स को शामिल करेंगे, वीकेंड्स पे डिस्कस करेंगे, जहां पे आपका एसए की तैयारी भी होती चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, साथ ही साथ 2 डेज इन अ वीक और 3 डेज इन अ वीक टॉपिक चला करेगा। और हम इसको डिस्कस करेंगे और अभी आपके जो कमेंट्स होंगे उनको भी लेकर के अगर आपके सवाल बनते हैं तो भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें और आपका तैयारी में हेल्प हो। ठीक है, आज के पहला आर्टिकल है जो डेमोक्रेसी के ऊपर है। डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली GS 2 के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हम सब जानते भी हैं कि लास्ट वीक से चल रहा है टॉपिक मिस्टर राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये आर्टिकल लिखा है SY कुरैशी साहब ने। उसके साथ एक आर्टिकल और भी छपा है जहां पे 1975 में इंदिरा गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर भी कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये दोनों ही आर्टिकल मैंने इसलिए ऐड ऑन किए हैं ताकि आपका जो बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाए इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर के, और अभी क्या चल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें वो कहते हैं कुरैशी साहब की ये जो जो हुआ है जिसमें राहुल गांधी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो जो केस बना है वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बना है। वो कहते हैं क्रिमिनल की जगह सिविल डिफेमेशन का केस बनना चाहिए था, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी पे, एक डेमोक्रेसी का टेस्ट या फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, आम जनता की बात नहीं हो रही है, जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई और साथ ही साथ 15,000 का जुर्माना भी लगा है। ठीक है, अगर इस केस के बेसिक्स को आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। लास्ट वीकेंड में डिस्कस किया था कौन कौन सेक्शन लगे हैं, RPA में क्या बोला गया, वो सब मैंने समझाया है आपको, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कुरैशी साहब कहते हैं कि बहुत जल्दी में लिया गया डिसीजन है, जहां पे फटाफट से सेशन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जब डिसीजन दिया उसके बाद तुरंत उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो लिली थॉमस वाले केस के हिसाब से 2013 के हिसाब से ऐसा क्लियर है कि जैसे ही कन्विक्शन होता है वैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली शुरू हो जाता है। लेकिन 2018 के केस के हिसाब से, लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, अगर पेंडेंसी दी जाती है, पेंडेंसी ऑफ एन अपील है, जहां पे 30 दिन का टाइम दिया गया है राहुल गांधी साहब को कन्विक्शन के बाद अपील करने के लिए, तो आप जो जो कन्विक्शन है वो रिमेन इन इफेक्ट नहीं रह जाता है। मतलब अगर आपको खुद ही कोर्ट ने टाइम दिया है 30 दिन का, तो आप तुरंत की तुरंत कन्विक्शन लगा के डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता 2018 के केस के हिसाब से। तो मतलब ये फिर से लॉ की अवहेलना है, ना नियम की अवहेलना है, क्योंकि तो इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी में लिया गया डिसीजन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है भी कि सर नेम को लेकर के केसेस होंगे तो, और आजकल के समय में कितनी हेट स्पीच बढ़ रही है हमारे हमारे लीडर्स, जो लीडर्स के नामों को लेके या फिर किसी रिलीजन को नाम को लेकर के, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, कई सारी पार्टीज में ऐसा होता रहा है, स्वयं बीजेपी पार्टी में भी कई बार ऐसा होता रहा है। तो कहीं चलता रहा तो केसेस और बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन के नियम कायदे हैं 153A और 7505 के हिसाब से जो हेट स्पीच को कवर करता है, तो ऐसे कितने ही ऐसे हमारे नेता निकलेंगे या जो जो स्पीकर्स निकलेंगे जो हेट स्पीच के टेस्ट को क्रॉस कर पाएंगे, कोई भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट सबने हेट स्पीच कहीं ना कहीं करी निकली होगी। तो अगर ऐसा है तो फिर किसी MP के ऊपर ऐसा क्यों है? और टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि ये जो हुआ है वो MP के साथ हुआ है, जो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में बैठ के नियम कायदे कानून बना, लॉ बनाते हैं हमारे लिए, राइट। तो अगर ऐसा होता रहा तो बहुत जल्दी एक दूसरी तरीके की फाइट चालू हो जाएगी, जहां पे हर किसी के ऊपर किसी न किसी के सरनेम को लेकर के एक ना एक केस दाखिल होगा। इसके अलावा वो कहते हैं, आई बिलीव इट इज हाई टाइम दैट वी रिव्यू एंड रीथिंक द यूज एंड लेजिटिमेसी ऑफ डिफेमेशन केसेस। मतलब हम ये टाइम है जहां पे हम डिफेमेशन केसेस की लेजिटिमेसी को चेक करें, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे, जैसे US, UK और श्रीलंका है, हैव डिक्रिमिनलाइज्ड डिफेमेशन, जहां पे डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो क्यों ना हमारे देश में भी कर दिया जाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि इस केस में जो चल रहा है इसमें IPC कवर हुआ है, सेक्शन 499 और साथ ही साथ 500। उसके बाद RPA भी इसमें कवर होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है UPSC के बच्चों के लिए। IPC तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लॉ की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, बट लेकिन फिर भी RPA और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं लगती हैं MP MLA के लिए, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट बैठती हैं GS 2 के पर्पज से। तो उसको दिमाग में आप रखिएगा, केस पूरा पढ़िए अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले की
पिछले वीडियोज हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में कहते हैं कि 1975 व्हेन अ कोर्ट डिस्क्वालिफाइड इंदिरा गांधी फ्रॉम पार्लियामेंट, तो क्या हुआ था, nearly a half a century before Rahul Gandhi, his grandmother from former Prime Minister Indira Gandhi was also was qualified from Parliament. ठीक है, and for what? Indira was disqualified by a single judge bench of Allahabad High Court, which found her guilty of corrupt electoral practices 1971. 1971 के लोकसभा चुनाव की बरेली सीट के ऊपर उनके ऊपर करप्शन प्रैक्टिसेस के चार्जेस लगे थे। सेक्शंस ये लिखे हुए हैं आरपीए एक्ट के तहत, जहां पे उन्होंने कुछ वोट्स के लिए हायरिंग ऑफ व्हीकल्स का सहारा लेकर के, और स्पेसिफिक नाम भी आया है उनका सहारा लेकर के, उन्होंने वोट्स को अर्ज करने के ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे। तो क्या हुआ, समय के साथ सारी प्रोसीडिंग होने के बाद उनको करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए दोषी करार दिया गया, और द कोर्ट कंक्लूडेड दैट सेक्शन 123(7) had indeed been violated, and June 12, 1975 ruled that Indira was guilty of having committed corrupt practice by having obtained assistance of gazetted officer in furtherance of her election prospect. Consequentially, the Prime Minister was disqualified from Parliament and from holding any elected post for 6 years from the date of decision. ये तो डिसीजन हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली ये डिसीजन आया, लेकिन उसका नुकसान भुगतना पड़ा इंडियन डेमोक्रेसी को। फिर क्या हुआ, द डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि वो वोट नहीं कर सकती हैं इलेक्टेड पोस्ट के लिए, लेकिन वो पीएम रहेंगी, ठीक है, ये उनके ऊपर डिसीजन आया था। सो द डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर ऑन June 25, 1975, Indira declared a national emergency on grounds of internal disturbance under Article 352 of the Constitution. During the period of the emergency, Indira's government passed the 39 amendment, और उसके बाद 39 amendment लेकर के भी वो आई। पहले तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई 352 के तहत, उसके बाद उन्होंने 39th amendment लाया संविधान में, which इंट्रोड्यूस करता था, क्या इंट्रोड्यूस करता था वो 329A, which said that the election of the Prime Minister and the Speaker cannot be challenged in a court. मतलब स्पीकर का इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, ये वो नियम लेके आई थी, ठीक है। तो जिसका सेक्शन था 329A, इसमें कहा गया था कि स्पीकर का चुनाव हो और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव को कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। और नवंबर 1975 को 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय देन CJI A.N. Ray unanimously upheld Indira's 1971 election, setting aside the rulings of the vacation bench and the Allahabad High Court. Article 329A was omitted by the 49 Amendment Act. आपको याद होना चाहिए 44th अमेंडमेंट आया, और उसके बाद उनके 39 के जितने भी नियम कायदे कानून थे 329A के, उनको हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई, डिस्क्वालीफाई वो हुई, उसके बाद वो पीएम बनी रही, जिसकी वजह से इतना बड़े चेंजेस हुए, और पूरे के पूरे हमारे संविधान में भी चेंज हुआ, और एक डेमोक्रेसी का नया चेहरा बनकर के आया। इमरजेंसी के नियमों में भी चेंजेस किए गए, इसको हम पढ़ते हैं अपनी तैयारी में, ठीक है। ये 2 आर्टिकल थे। नाउ नेक्स्ट है मास्किंग क्रुएलिटी, और ये जो आर्टिकल है काफी डिटेल्ड आर्टिकल है, जो एक रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि ऑन मोड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एक नई डिबेट आई है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि सर्च फॉर लीस्ट पेनफुल मेथड ऑफ डेथ पेनल्टी इज एन एंडेवर इन हाउ मच क्रुएलिटी सोसाइटी इज विलिंग टू टॉलरेट। तो ये सवाल उठा है कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के, पहले भी सवाल उठे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काफी सवाल पहले भी उठाए हैं, फिर से उसी की मुख्य धारा में जो सवाल चले आ रहे हैं, उसी की एक फ्रेश डिबेट आई है। सुप्रीम कोर्ट bench headed by Chief Justice of India, Deva Chandrachud, last week asked the center to defend the law that allowing hanging by necks as a mode of execution, reopening a decades-old debate over whether there can be a more humane and dignified way of executing the death penalty. मतलब जो हमारे देश में डेथ पेनल्टी दी जाती है, जहां पे हैंग करके डेथ दी जाती है, उसके ऊपर डिबेट चालू हुई है कि ये वाकई एक ह्यूमेन एक्ट है या नहीं है, मतलब एक इंसानियत के तौर पे किसी को इस तरह से डेथ देना सही है या नहीं है, इसके ऊपर फिर से डिस्कशन, एक डिबेट चालू हुई है। तो ये हमारे सोशल इश्यूज को लेकर के भी एक इंपॉर्टेंट इशू बनेगा, राइट, जिसमें आके फंडामेंटल राइट्स वाला पॉइंट आता है, और दूसरी बात GS2 के पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल 55 कंट्रीज स्टिल हैव द डेथ सेंटेंस इन देयर स्टैट्यूट बुक्स, मतलब 55 ऐसे देश हैं एमनेस्टी के हिसाब से जहां पे इस तरह का डेथ सेंटेंस दिया जाता है।
Now, death by hanging is the most prevalent mode of execution, especially in the former British colonies. Other modes are followed in some countries. पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज वाले देश हैं वहां पे ये हैंग करके डेथ करने वाला ही सिस्टम है, और कई देशों में लीथल इंजेक्शन से दिए जाने वाला डेथ सिस्टम भी है, जहाँ पे उनको इंजेक्ट करके उनको ऐसा प्रोसेस डेथ के लिए प्रोसेस किया जाता है. In the United States, a fifth state moved this week to bring back firing squads, a method that seems more practical as lethal injections drugs कंटिन्यू टू बी इन शॉर्ट सप्लाई. तो अब क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स पहला पांचवा ऐसा स्टेट होगा जिसने मूव किया है इस हफ्ते टू ब्रिंग बैक, क्या ब्रिंग बैक लाए वापस से आए हैं फायरिंग स्क्वाड्स, जहां पे फायरिंग स्क्वाड्स को यूज करते हुए अब मेथड दैट सीम्स मोर प्रैक्टिकली, जिनको एक मेथड लिया जाएगा इस तरीके की डेथ को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि जो लीथल इंजेक्शन होते हैं उनकी शॉर्ट सप्लाई हो रही है. जो लीथल इंजेक्शन हैं जो 3 तरह के सब्सटेंस को मिला के दिया जाता है, जिससे फिर फाइनली हार्ट अटैक आता है, पेशेंट जो कल्प्रिट है और वो मर जाता है. तो उसके लिए जो शॉर्ट सप्लाई है उसको कम करने के लिए वो वापस से इस चीज को लाया है यूएस ठीक करने के लिए, जहां पे वो फायरिंग स्क्वाड्स को यूज करेगा डेथ प्रोसीड करने के लिए. काफी खतरनाक है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक मुद्दा है डिस्कशन का. तो जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, ऑफ कोर्स इसके सेक्शंस पूछे जाते हैं उनको, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सेक्शंस पे ना जाए, लेकिन सोशल इश्यूज के एस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए कि क्या डिबेट चल रही है. तो दिक्कत क्या हुई कि लीथल इंजेक्शंस बिकेम द प्राइमरी मोड ऑफ एग्जीक्यूशन द यूएस अबाउट 20 इयर्स, जिसमें से सोडियम थियोपेंटल पेनकुरोनियम ब्रोमाइड, बहुत डिफिकल्ट नाम है, एंड पोटेशियम क्लोराइड, इन तीनों को यूज करके लीथल कॉकटेल की तरह दिया जाता है कल्प्रिट को, फिर धीमे धीमे उसकी डेथ हो जाती है. तो एक तरीके से ये जो 2 तरीके की डिबेट है यहाँ पे कि इसकी सप्लाई कम है वो तो अलग बात है, लेकिन ये फंडामेंटल ग्राउंड्स पे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, कितना ऑथेंटिक है किसी की डेथ को एग्जीक्यूट करना हैंग करके, जो इंडिया में क्वेश्चन उठता है. इंडिया के लिए जो केस है वो ये है. केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट क्या आया था इन 2017, एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा filed a PIL seeking a more dignified way to execute the capital punishment. He argued that a convict whose life has to end because of the sentence should not be compelled to suffer the pain hanging. मतलब हैंगिंग वाले जो प्रोसेस को हटा कर कोई और तरीका उठाना चाहिए, निकालना चाहिए जहां पे ऐसे कैपिटल पनिशमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा सके. लेकिन जो लीथल इंजेक्शन के मेथड हैं वो कई देशों में पहले भी यूज होते हैं, यूएस में और काफी देशों में है, लेकिन पॉइंट क्या है कि उनकी सप्लाई कम है, जिसकी वजह से फिर से वो जैसे फायरिंग स्क्वाड का मेथड लाए हैं उसके कैपिटल पनिशमेंट के लिए. तो ऐसा कोई तरीका हमारे देश में हो सकता है क्या? इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है ये वाला, मासिंग क्रुएलिटी, और उसके कंटिन्यूएशन में आप कैपिटल पनिशमेंट को पढ़िए तो आपका जो सोशल वाला पार्ट, GS2 वाला पार्ट भी कवर अप हो जाएगा. बहुत डिटेल में सेक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं, पर आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सोशल इश्यूज पे आधारित क्वेश्चंस बन जाते हैं और ऐसे राइटिंग में भी आपको हेल्प करते हैं. राइट, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर मिशन टारगेट इन यूएस एंड यूके, इंडिया समन्स कनाडा इनवॉय ओवर अटैक्स एक्ट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट. तो हम समझ रहे हैं कि प्रो खालिस्तानी जो लोग हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, वो यूएस यूके कनाडा में इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं. साथ ही साथ जो इम्प्रेशन, जो हमारे संबंध है बाकी देशों को लेकर के, वो भी एक तरह का उनके बीच क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम इंश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफ आवर डिप्लोमेट्स एंड प्रीमाइसेस, सेज MEA. जो हमारे देश के लोग वहां रहते हैं उनका, जो डिप्लोमेट्स वहां रहते हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे सर मत्थे है. इसकी वजह से ये चीजें हमारे लिए क्वेश्चन क्रिएट करती हैं. तो जो हमारे इंडियन डायस्पोरा वाला जो सेगमेंट है जहां हम तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, वो इम्पोर्टेंट, वहां पे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है, इसको हम पढ़ेंगे उस लिहाज से. Now, days after pro-Khalistan group targeted Indian mission in the UK and the United States, drawing a strong response from Delhi, India has launched a protest with Canada flagged action of separatist and extremist elements against Indian diplomatic missions and consulates. ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग कंसर्न ये है कि हमारे जो देश के रहने वाले लोग हैं वहां पे उनकी सिक्योरिटी भी हमारे ऊपर आती है. तो इन देशों में जहां हमारी एम्बेसीज हैं, जहां पे एम्बेसीज की स्पेसिफिकली जहां पे हमारे झंडे गिरा दिए गए, वो एक सवाल है, और जिसकी वजह से क्या
हुआ था लास्ट वीक कि इंडिया ने भी यूके की एम्बेसी के बाहर जो हमारे सिक्योरिटीज होती है उनको हटा लिया था। तो अगर ऐसा रहा तो हमें थोड़ा सा दिमाग से इस काम लेना चाहिए। ऐसे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बहुत सारे इन सिटीजन हैं जो कनाडा, यूके, यूएस में रहते हैं, काफी स्टूडेंट्स वहां रहते हैं। तो इससे हमें 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 दिक्कत ना हो, और जो हमारा वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन के आधार पर हम जो अभी तक की हमारी कवायद रही है वो भी ठीक तरीके से चले। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर डिप्लोमेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर diplomatic premises so that they are able to fulfill their normal diplomatic function. India also reminded the Canadian government of its obligation under the Vienna Convention. ठीक है? Now, and prosecute the individuals who have already been identified as being involved in such act. मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप उन लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए आप प्रोसेस करिए, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए ताकि ये चीजें फिर ना हो। क्योंकि हम सब जानते हैं किसी देश की एम्बेसी भी उस देश का ही पार्ट होती है। मतलब अगर कनाडा में इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया की एम्बेसी वाला पूरा इलाका इंडिया का ही माना जाएगा, और अगर वहां पे कोई इंडियन फ्लैग को नीचे करता है तो वो हमारे देश के लिए गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको सिक्योर करके रखें। जिस तरीके से कनाडा का झंडा इंडिया में इंडियन एम्बेसी में है, अगर उसको कोई फ्लैग डाउन करता है तो इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसी सेम चीज उन्होंने कनाडा को कहा, यूएस को कहा, यूके को कहा कि आपकी सिक्योरिटी के होते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश के काफी लोग आपके यहाँ रहते हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सिक्योरिटी, अगर ये आपकी एम्बेसी में हो रहा है, मतलब हमारी एम्बेसी में आपके देश में हो रहा है, तो बाकी के लोगों की सिक्योरिटी फिर कौन लेगा। तो इसके ऊपर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उनको क्वेश्चन किया है, कनाडा को भी, और पहले यूएस और यूके के भी सेम चीजें हो चुकी हैं। तो इस टॉपिक को दिमाग में आप रखिएगा, ये आपके लिए एक मुझे लगता है कि मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। प्रो खालिस्तानी वाला भी टॉपिक हमने एक छोटे लेवल पर डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है, तो वो टॉपिक नहीं, लेकिन क्या कारण है वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो खालिस्तान वाले सेगमेंट को लेकर के अपना हिस्ट्री वाला पॉइंट क्लियर रखिए, आप ब्लू स्टार वगैरह उसको क्लियर रखिए, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं घुसना है, लेकिन आप यूपीएससी के लेवल से जो इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा वाली जो बात है उसको दिमाग में रखना है। ठीक है। Now, ISRO's LVM-3 launches 36 satellites, OneWeb constellation complete. अब क्या हुआ है कि इसरो के LVM-3 ने, ये न्यूज क्या कहती है, लॉन्च किए हैं 36 सैटेलाइट्स, 36 वन वेब कंस्टलेशन कंप्लीट। वो किसके सैटेलाइट्स हैं? वन वेब के। वन वेब का जो कॉन्स्टलेशन है 36 सैटेलाइट्स का, वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, LVM-3 क्या है? ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मैं आपको डिस्कस कई बार कर चुकी हूँ, तो आज नहीं कर रही हूँ। आप इसको पिछले वीडियोस में देखिए या खुद से एक्सप्लोर करिए कि LVM-3 क्या है। अच्छा, LVM-3, ISRO LVM-3 in its second commercial launch on Sunday placed 36 OneWeb satellites in orbit, completing the first generation constellation in UK based company। ये क्या है? जो OneWeb है यूके बेस्ड कंपनी है, इसके 36 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन उसको कंप्लीट किया। किसने लॉन्च किया? LVM-3 ने। सवाल और एक अच्छी बात ये है कि हम दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहे हैं अपने LVM-3 को यूज करके। तो जो वन वेब है वो क्या है वो देख लेते हैं फटाफट से। वन वेब नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है, इज अ कम्युनिकेशन कंपनी दैट एम्स टू बिल्ड ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। द कंपनी इज हेडक्वार्टर इन लंडन एंड हैज ऑफिसेज इन वर्जीनिया एंड द सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फ्लोरिडा। एयरबस वन वेब सैटेलाइट दैट इज जॉइंट वेंचर विद एयर डिफेंस एंड स्पेस। ठीक है, इसका पहले नाम कुछ और था, वर्ल्ड व्यू सैटेलाइट से कुछ था, अब बदल के वन वेब हो गया। समझने वाली बात क्या है कि इसकी ओनरशिप में 30% शेयर्स भारतीय एंटरप्राइज के हैं। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। तो इसके जो हेड है वो कौन है? सुनील मित्तल साहब है। तो वन वेब जो कंपनी है तो इसका हेडक्वार्टर लंदन है, पर 30% उसकी जो ओनरशिप है वो मित्तल साहब के पास है। तो हमारे इसरो ने, LVM-3 ने इस वन वेब कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को के कॉन्स्टलेशन को कंप्लीट किया है। अब देख लेते हैं, वन वेब इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशंस नेटवर्क पावर्ड बाय अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, हेडक्वार्टर इन लंदन, राइट। और जो बेस्ट एग्जांपल है LEO सैटेलाइट्स का, दैट इज हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब जैसे देख लेते हैं कि एक्चुअली LEO सैटेलाइट्स
के बाद भी कुछ होता है क्या? तो यस, एलईओ सैटेलाइट्स का जो रेडियस है वो 7000 किलोमीटर तक होता है, हाइट है 500 किलोमीटर। उसके साथ साथ एमईओ आता है, फिर जीईओ आता है, जियो सिंक्रोनस भी आता है, उसका है 42,000। और उसके पहले एमईओ आता है मीडियम मीडियम सिंक्रोनस, या कहना चाहिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, 27,000 किलोमीटर और 20,500 किलोमीटर का हाइट होता है। तो ये जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है ना, उसके इनर पार्ट में एलईओ होता है, और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो उसके बाहर जाता है, उसके बाहर जितने भी कॉन्स्टलेशन प्लेस किए जाते हैं वो एमईओ और जीईओ में आते हैं, राइट। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उसके बिल्कुल वर्ज पे है एमईओ, और जीओ बिल्कुल बाहर चला जाता है। तो उसके जो वर्ज पे है वो एमईओ जाता है, उसके थोड़ा बाहर जीओ निकल जाता है। तो जैसे कवरेज है एक्चुअली एलईओ एमईओ जीओ एक्चुअली है क्या? द बेटर प्लेसिंग ऑफ द सैटेलाइट सो दैट कि हमको अच्छा डेटा क्लियर होके मिल सके। और सारे के सारे कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इसी ऑर्बिट में रहते हैं, जिनको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। आगे न्यूज की तरफ, मार्बर्ग वायरस डिजीज, ये एक नया वायरस आ गया है, समझ में आ रहा है, जो पढ़ लेते हैं फटाफट से। So 5 out of total 8 individuals infected with the Marburg virus, a highly infectious Ebola-like disease, have died in Tanzania's northwest Kagera region. तो एक नए तरीके का वायरस है, WHO के नाम ने इसको मेंशन किया है, and being monitored as well by WHO। जहाँ पे ये इसका जो बेसिक प्लेस है वो तंजानिया है, मतलब उसी जगह जहाँ पर इबोला निकला था। और the cases in Tanzania have come just over a month after another African country, Equatorial Guinea, रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ मार्बर्ग वायरस डिसीज। तो उसके बारे में एक आर्टिकल इसको देख लीजिएगा, आपको साइंस सेक्शन में कवर हो जाएगा। और ये एक्चुअली बनता किससे है या शुरू कहां से हुआ? तो ह्यूमन फ्रॉम बैट्स, मतलब बैट से बनने वाला ये भी वायरस है। मार्बर्ग वायरस डिसीज, अर्लियर नोन एज मार्बर्ग हेमोरैजिक फीवर, इज अ सीवियर ऑफ्टन फेटल हेमोरैजिक फीवर अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, इसमें शायद अभी और आर्टिकल्स आएंगे, इसको आगे देखेंगे। नाउ MORTH likely to delay third party प्रीमियम रेट्स फॉर मोटर इंश्योरेंस। तो ये समझने वाली बात है कि मोटर इंश्योरेंस जुड़ा हुआ थर्ड पार्टी का प्रीमियम होता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज ने डिले कर दिया है। समझने वाली बात ये है कि एक तो इंश्योरेंस होता है जो हम खुद अपने लिए खरीदते हैं, वो कहलाता है अपनी लाइफ के लिए, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसको LIC इशू करती है, राइट। इसको LIC समझते हैं हम, जो लाइफ के लिए होता है उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद जो हम अपनी मोटर के लिए खरीदते हैं या कार्स के लिए खरीदते हैं या व्हीकल्स के लिए लेते हैं, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस भी आता है, वो आता है हमारा GIC के अंदर, जिसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC। तो मोटर व्हीकल जो मोटर इंश्योरेंस है वो GIC के अंदर आता है। और MORTH ने कहा है कि थर्ड पार्टी प्रीमियम्स को वो डिले करेंगे। अब इसमें एक नया शब्द आया है, थर्ड पार्टी प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी प्रीमियम का मतलब होता है कि जब आपका एक्सीडेंट अगर जब होता है, तो जब एक्सीडेंट होने के बाद एक पार्टी आप खुद होते हैं, दूसरी पार्टी सामने वाली होती है जिसको एक्सीडेंट के बाद हिट हुआ है, वो होती है थर्ड पार्टी, राइट। थर्ड पार्टी तो मतलब जो भी आप इंश्योरेंस बाय करते हो अपने लिए तो पे करते ही हो आप, कि अगर आपको कुछ फेटल होता है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। बट दूसरी पार्टी अगर हिट होती है तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी लाइफ का भी प्रीमियम आप पे करते हो। तो उसके परसेंटेज का जो प्रीमियम है, रेट है, उसको अभी MORTH ने डिले कर दिया है। तो इससे बेनिफिट किसको हुआ? हम लोगों को हुआ। सपोज करिए मेरे पास कार है और मैंने इसका मोटर इंश्योरेंस ले रखा है, राइट, पर साथ में मैंने TP भी ले रखा है, थर्ड पार्टी भी ले रखा है, तो मुझे इसका भी प्रीमियम देना है और इसका भी प्रीमियम देना है। तो TP का प्रीमियम का जो रेट है उसको भी MORTH ने डिले कर दिया है। तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इससे बहुत प्रॉफिट बनता है इंश्योरेंस को और बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है कंज्यूमर्स के ऊपर। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ नए चेंजेस आए और इनके प्रीमियम परसेंटेज बढ़ा दिए जाए। ये डेटा कहता है कि 37 डेथ्स होती हैं हर 100 क्रैशेस में। ये नंबर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जहां पे इस बात को मेंशन किया गया है। और 2020 तक जो ये एक्सीडेंट्स के नंबर हैं, इनके नंबर्स में गिरावट भी आई है, लेकिन फिर भी जहां 100 क्रैश होते हैं उनमें से 37 डेथ्स होती हैं, एक काफी बड़ा नंबर है। उसके बाद अगर ऐसा ही है तो मोटर इंश्योरेंस, और जो डेटा कहां से आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से ये नंबर्स हैं। तो अगर ऐसा है तो जो मोटर इंश्योरेंस है उसका स्कोप बढ़ना चाहिए, और अगर मोटर इंश्योरेंस का स्कोप बढ़ेगा तो TP मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नंबर्स भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ने ही चाहिए, सो दैट किसी थर्ड पार्टी को इस किसी घटना से नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट न्यूज है, IMF चीफ सेज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैव इंक्रीज्ड, विजिलेंस नेसेसरी।
जैसे कि पहले भी आईएमएफ की चीफ कहती रही है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन रिस्क भी बढ़ रहा है। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिस्क भी बढ़ेगा। इसके ऊपर उन्होंने एक खास बात ये बोली, said China's strong economic rebound with projected GDP growth of 5.2% in 23 offered some hope for the world economy। उन्होंने कहा कि चाइना की ग्रोथ ने जो रिबाउंड लिया है उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो विश्व की है वो कहीं ना कहीं ठीक होती दिखती है। विद चाइना एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर अराउंड 1/3 ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 23 और 1/3 हिस्सा ग्लोबल ग्रोथ का चाइना के हाथ में। सोचिए कितना बड़ा देश है जिसके हाथ में विश्व की इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा है। Or the IMF estimates that every 1% points increase in GDP growth in China results in 0.3 percentage point rise in growth in other Asian economies, she said। तो मतलब चाइना की ग्रोथ पे एशियन इकोनॉमीज की ग्रोथ कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। She urged policy makers in China to work to raise productivity and rebalance the economy away from investment and towards more durable consumption driven growth। तो इसको दिमाग में रखिएगा। कभी कभी हम इन जो ये डेटा अपने देश का डेटा हम देख लेते हैं लेकिन बाकी के देशों का डेटा भी हम देखना हमको चाहिए सो दैट कि हमारे जीएसटी की पकड़ ठीक बैठे। ठीक है, तो उसके लिहाज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप। और जो मेरा आइडिया है टॉपिक वाइज डिस्कशन करने का उसके ऊपर आपके क्या ख्याल है, क्या स्पेसिफिक चीजें आप पढ़ना चाहते हैं। मुझे एक सब्सक्राइबर ने यस किया भी था कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर के जो थियोरीज होती हैं जो बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है और मल्टीलेटरलिज्म क्या है, यूनिलेटरलिज्म क्या है सो ये सारी चीज थियोरीज जो है आपको मैं समझाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको चाहिए कि ऐसा हो तो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक और डिस्कशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए।